जय हिंद। वेलकम टू दर्शाई क्लासरूम। मैं मनीष सेवटा। बच्चों, हम केटीजे थर्मोडाइनमिक्स पढ़ रहे थे और हमने काफ़ी एंड तक हम पहुंच गए हैं। अभी केटी थर्मोडाइनमिक्स दम तोड़ रहा है, लास्ट में है बिल्कुल। आज हम शुरू करेंगे थर्मोडायनेमिक्स का, केटीजी थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर 9। लेक्चर 8 के अंदर हमने सबसे इंपॉर्टेंट बात की थी, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दैट इज नेम्ड एज फ्लॉट। और हमने उसके सवाल लगाए थे लास्ट वाले लेक्चर में, ताकि आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लें। तो मैं अभी आपको क्या कराऊंगा बच्चों, मैं सब प्रोसेस के लिए फ्लोट लगा के दिखाऊंगा आपको। जितने प्रोसेस होते हैं सबके लिए लगा के दिखाने वाला हूँ अभी। तो इसमें कुछ नया नहीं होने वाला, जो आपने सीखा है बस उसको हम थ्योरी में लिख ले रहे हैं। मतलब बाई चांस कभी ऐसा ना हो कुछ प्रोसेस आ जाए जिसके बारे में आप नहीं जानते, तो पूरे की मैं थ्योरी कवर कर देता हूँ। हर एक प्रोसेस के लिए मैं आपको फ्लोट लगा के दिखा देता हूँ, और कुछ कुछ नई टर्म्स हम वहाँ से सीख लेंगे जो उसमें रिक्वायर्ड होगी। मतलब उसी बहाने सब रिवाइज भी हो जाएगा आप कि इस प्रोसेस में क्या था क्या होता है, सब हम यहाँ पे एक बार क्विक रिवाइज भी कर लेंगे, और फ्लोट भी हम सब प्रोसेस के लिए लगा लेंगे। तो अभी बच्चों हम क्या करने वाले, कुछ नया नहीं, आप मेरे साथ साथ में कर सकते हैं। ऐसा नहीं मैं वो करूंगा आपको सिखाऊंगा, आप मेरे साथ साथ में कोऑर्डिनेट करके कर सकते हैं इसको, बिकॉज आपने ये सब चीजें जान ली है। हम क्या कर रहे हैं, हम लगा रहे हैं फ्लोट फॉर थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। थर्मोडायनामिक प्रोसेस, थर्मोडायनामिक। आपको डिफरेंट डिफरेंट थर्मोडायनामिक प्रोसेस के लिए मैं आपको फ्लोट लगा के दिखाऊंगा। सबसे पहला प्रोसेस हम बोल देते हैं, कोई भी प्रोसेस उठा देते हैं, आइसोकोरिक उठा लेते हैं ना। सबसे पहले हम उठा लेते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। फटाफट रिवाइज कर लेते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस के बारे में। बच्चों आप क्या क्या जानते हैं, क्या होता है आइसोकोरिक प्रोसेस? आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रहता है? वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। तो अब सर आइसोकोरिक में क्या होगा, आपके पास जो वॉल्यूम रहेगा दैट इज कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट तो पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी। क्या क्या कांस्टेंट? वॉल्यूम कांस्टेंट। इसको ऐसे एक बार काट देते तो कांस्टेंट अब ऐसे दिखा रहा हूं, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, आर कांस्टेंट। तो प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया बच्चों? टेम्परेचर के। तो आप बोलेंगे पी बाई टी का रेशियो क्या रहेगा आपके पास में? कांस्टेंट रहेगा। तो हम बोल दैट इज P1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 बाई T2। ठीक है, इतना सही है, इसमें कुछ नया नहीं है। अब हम पीवी कर्व बना के देखते हैं फटाफट। पीवी कर्व बनाते हैं। पीवी कर्व कैसा बनेगा? पीवी कर्व कुछ ऐसा बनेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट स्टेटस बन जाएगा। अगर ये पीवी कर्व कुछ ऐसा बन गया तो अब एक नई टर्म हम देख रहे हैं, स्लोप ऑफ पीवी कर्व। ये टर्म इंपॉर्टेंट है, मतलब कई बार सवाल में पूछ जाती है, तो हम पहली बार वो चीज को देख रहे हैं, दैट इज स्लोप ऑफ पीवी कर्व। तो स्लोप ऑफ पीवी कर्व क्या बोलेंगे आप? स्लोप ऑफ पीवी कर्व। अब इसको बोलेंगे क्या स्लोप ऑफ पीवी कर्व? दिस इज ओके डीपी बाई डीवी। क्या बोलेंगे? डीपी बाई डीवी। तो ये कितना है स्लोप ऑफ पीवी कर्व? यहाँ पे स्लोप ऑफ पीवी कर्व कितना है, तो आपको दिखाई दे सर स्लोप क्या होता है, एंगल विद हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे जब आप इसको ऐसे एक्सटेंड करेंगे तो 90 डिग्री, 1090 कितना होता है? इन्फिनिटी। कितना बन गया? स्लोप ऑफ पीवी कर्व इज इन्फिनिटी। समझ में आ गई ये बात? तो आपको पीवी कर्व तो बनाया है, मान लीजिए कभी कोई और कर्व बना दे, टीवी कर्व बना दे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, टी ऐसा भी ऐसा रह जाएगा आपके पास में। या फिर कभी आपके पास में टीपी कर्व बनवा ले, इसी के अंदर टीपी कर्व बना ले, तो पता है टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पी के, तो वो ओरिजिन से पास हो जाएगा। क्लियर? अब हम चलते हैं फ्लोट के ऊपर। इसके लिए अगर हम फ्लोट लगाएं तो मुझे पता है फ्लोट होता क्या है। फ्लोट होता है Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन। Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन। ठीक। अब अगर आप बात करेंगे यहाँ पे कौन सी टर्म? जीरो। वर्क कितना आएगा आपके पास? वर्क कितना आएगा बच्चों? आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए वर्क, हमने वर्क पहले निकालना सीखा था, दैट विल बी जीरो। क्यों? क्योंकि प्रोसेस कैसा है? आइसोकोरिक। मतलब Q किसके बराबर आएगा? डेल्टा यू के बराबर। Q किसके बराबर आएगा? डेल्टा यू। इसका मतलब अगर कोई ऐसे बोले कि जो आइसोकोरिक प्रोसेस होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस में जितनी हीट हम देते हैं सबकी सब इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में यूज हो जाती है। सही बात है भाई। Q किसके बराबर है डायरेक्टली? डेल्टा यू के। तो हम यहां पे क्या बोल सकते हैं यहां से कि आइसोकोरिक प्रोसेस में, आइसोकोरिक प्रोसेस में हीट सिर्फ इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में यूज होती है, चेंज करने में यूज होती है। कुल मिला के ये हो गया कि जितनी आपने हीट दी वो सब की सब किस में चलेगी? इंटरनल एनर्जी को चेंज करने। वर्क डन यहां पे हुआ नहीं। ठीक है, अब आप यहां पे क्या लिखेंगे? Q को क्या लिख दिया? Q डेल्टा यू के बराबर है, तो डेल्टा यू क्या हो गया? एन सी वी डेल्टा टी। Q इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास में यहाँ पे? एन सी वी डेल्टा टी। अब आप मेरी बात सुनो बच्चों, अब एक चीज पे लेके चल रहा हूं ना, आपको ढंग से सुनना मेरी बात को। अगर आपको याद हो कि हमने ये लिखा था Q इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा पी, एन सी पी डेल्टा, मतलब ऐसे कुछ लिखे थे। मैंने बोला था Q होता है आपके पास में एम एस डेल्टा थीटा। ये आपको याद है? एम एस डेल्टा थीटा, ये ऐसा एक्सप्रेशन पढ़ा है आपने। यहाँ पे S जो होता है वो क्या होता है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यहाँ पे ये S क्या होता है? दिस इज S इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मैंने बताया भी था आपको, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और मैंने क्या बोला था इसके अंदर?
इसका मतलब क्या होगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब बताइए आप मुझे। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब यह था कि 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने में कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी, दैट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। समझ में आ गया। एस क्या हो गया आपके पास, दैट इज 1 ग्राम का टेम्परेचर, 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री रेज करने में रिक्वायर्ड हीट, ठीक है। अब मैंने ये बोला Q इज इक्वल टू एनसी डेल्टा थीटा होता है। Q इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, एनसी डेल्टा थीटा। यहां पे ये C क्या होता है, यहां पे जो C हो दिस इज मोलार हीट कैपेसिटी, दिस इज मोलार हीट कैपेसिटी। इसका मतलब क्या हो गया, इस C को क्या बोलेंगे, C को बोलेंगे भाई 1 मोल का टेम्परेचर, 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री रेज करने में रिक्वायर्ड हीट। ये बात हम पहले कर चुके हैं, नहीं था। अब मेरी बात सुना सही ढंग से। अब यहां पे ये जो C आता है, ये C क्या होगा, ये प्रोसेस पे डिपेंड करता है। ये C क्या क्या करता है आपके पास में, प्रोसेस पे डिपेंड करता है। हर एक प्रोसेस के लिए वैल्यू अलग अलग आती है। ये C किस पे डिपेंड करता है, प्रोसेस पे डिपेंड करता है। हर एक प्रोसेस के लिए इसकी वैल्यू क्या आती है, डिफरेंट डिफरेंट आती है। अगर आप बात करेंगे यहां पे हमें क्या समझ में आ गया कि जो C डिपेंड्स अपॉन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, थर्मोडायनामिक प्रोसेस, हर प्रोसेस के लिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, अलग अलग आएगी। अगर आप बात करेंगे फॉर आइसोकोरिक, अगर आप बात करेंगे फॉर आइसोकोरिक, तो आइसोकोरिक के लिए बताइए यहां पे ये C कितना आया, CV आया। आइसोकोरिक के लिए C कितना आया, CV आया। तो आप बोलेंगे आइसोकोरिक के लिए C कितना हुआ, CV। अगर ये प्रोसेस आइसो, कोई गिवन है सवाल में कि भाई साहब प्रोसेस आपके पास में आइसोकोरिक है, तो आप डायरेक्टली ये एक्सप्रेशन लगा सकते हैं, हमेशा नहीं लगाना। डेल्टा यू हमेशा एनसीवी डेल्टा टी होता है। डेल्टा यू हमेशा, बच्चों से ढंग से मेरी बात सुनना, इसी के लिए सब कहानी लिखवाई है मैंने भाई। डेल्टा यू जो आपके पास में है, डेल्टा यू ये हमेशा एनसीवी डेल्टा थीटा होता है, इसको कोई नहीं रोक सकता। डेल्टा टी बोलते हैं, डेल्टा थीटा बोल दो, ये हमेशा, दिस इज हमेशा रहेगा, ऑलवेज वैलिड है। पर अगर आप बोलेंगे Q इज इक्वल टू एनसीवी डेल्टा टी, ये कब वैलिड है, सिर्फ आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए। और ये यहां से आया है, देख मैंने यहां पे फर्स्ट हो देखा तो Q इसके बराबर आया है। इसीलिए इस CV को बोलते हैं मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। केटीजी मैंने बोला था भाई सब CV क्या है, मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या गोल था उसमें, ये वाला गोल था। मुझे पता था भाई साहब जब मैं बच्चों को फ्लोट लगा के दिखाऊंगा तो Q इसके बराबर आएगा। अब यहां पे ये जो C आया, ये क्या है, मोलार हीट कैपेसिटी है। ये जनरल एक्सप्रेशन में इसको क्या बोलते हैं, दिस इज मोलार हीट कैपेसिटी। तो ये Q इज इक्वल टू एनसी डेल्टा थीटा हमेशा सही है। पर यहां पे C की वैल्यू किस पे डिपेंड करी, थर्मोडायनामिक प्रोसेस पे। मास्टर ने यही बोला। और अगर प्रोसेस आइसोकोरिक होगा तो आप Q कह सकते हैं एनसीवी डेल्टा टी। अगर प्रोसेस कुछ और होगा तब लिख सकते नहीं। डेल्टा यू का एनसीवी डेल्टा टी कब लिख सकते हैं, हमेशा। मेरी बात समझ में आ गई। कभी सवाल में पूछा क्यों हीट निकालो आइसोकोरिक प्रोसेस, आप डायरेक्टली भी इससे प्रोसीड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है इसका नाम ऐसे क्यों रखा गया CV को। CV को हम यहां पे बोलते हैं दिस इज मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्यों बोलते हैं, समझ में आ गया। मोलार हीट कैपेसिटी वर्ड तो आया यहां से, देखिए यहां से आया था मोलार हीट कैपेसिटी। और इस स्पेसिफिक प्रोसेस के लिए इसकी वैल्यू CV के बराबर आ रही है। और CV क्या होता है आपके पास में, F/2R। CV क्या होता है बच्चों, F/2R। F क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये सब कहानी पता होनी चाहिए। CV होता है F/2R। F क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये सब बताया गया KTG में। अच्छा, और डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोटोमिक कैसे कितने, 3, डायटोमिक कितने, 5। अगर हम बात करेंगे पॉलीएटॉमिक के कितने, तो बता सकते पहले बताइए पॉलीएटॉमिक लीनियर है कि नॉन लीनियर है। पॉलीएटॉमिक लीनियर के बोल 5, पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर के बोल 6। समझ में आ गया। यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम यूज करते हैं, यहाँ CV आएगा। समझ में आ गया भाई सब CV टर्म को क्यों पढ़ाया गया था, क्यों इसको बोलते हैं मोलार हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम, बिकॉज Q एनसीवी डेल्टा टी में, यहाँ पे Q एनसी डेल्टा टी में, यहाँ पे C CV के बराबर आता है। क्लियर। तो ये हुआ आपके पास में आइसोकोरिक प्रोसेस। अब आगे चलते हैं अपने आइसोबारिक प्रोसेस की बात करते हैं। तो आइसोबारिक प्रोसेस में यहाँ पे क्या आना चाहिए बच्चों, आइसोबारिक प्रोसेस में यहाँ पे CV की बजाय क्या आना चाहिए, CP आना चाहिए। आएगा, देखते हैं अपने। क्लियर है बात। तो अच्छी बात है, इसमें तो टाइम डिवोट करिए, रुक जाइए, एक बार छाप लीजिए सही ढंग से, फिर वापस नोट्स को देखिए, 2-4-5 मिनट दीजिए, क्या मास्टर बोलना चाह रहा है उस चीज को समझिए आप। ठीक। बच्चों हमने आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगा लिया। अभी हम बात करते हैं फॉर आइसोबारिक प्रोसेस, फॉर आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है।
अच्छा, आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है ये पता होना चाहिए, और वो तो इतने टाइम बाद पता हो ही गया सबको भाई। आइसोबारिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रहता है बच्चों? प्रेशर इज कांस्टेंट। तो आप क्या बोलेंगे? प्रेशर P इज कांस्टेंट। और अगर P इज कांस्टेंट तो अगर इक्वेशन लिखूं PV इज इक्वल टू nRT में क्या क्या कांस्टेंट हो गया? P कांस्टेंट, N कांस्टेंट, R कांस्टेंट। कटा नहीं है, ये कांस्टेंट है ना। तो V किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया? टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल आ गया। तो आप क्या बोल सकते हो? दैट इज V/T इज कांस्टेंट। तो यहां से क्या बोल सकते हैं? V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। ये कभी आप यूज कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है। अभी हम बात करते हैं ग्राफ की। अगर आप ग्राफ बनाएंगे, पीवी ग्राफ बना के बताइए बच्चों कैसा बनेगा पीवी ग्राफ? कैसा बनेगा पीवी ग्राफ? तो आप क्या बोलेंगे? सर आइसोबारिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट मतलब ऐसा बनेगा। अगर ऐसा बनेगा तो मैं बोलूं स्लोप ऑफ पीवी कर्व। ये वाली टर्म इंपॉर्टेंट है, स्लोप ऑफ पीवी कर्व। इसको क्या बोलते हैं? dp/dv। ठीक। और ये किसके बराबर आएगा आपके पास बताइए? इसमें स्लोप कितना है? स्लोप tan थीटा, थीटा जीरो है यहाँ पे, तो कितना का जीरो आ गया। ये टर्म इंपॉर्टेंट है, इसको व्यू से बॉक्स में बंद कर देता हूँ। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ये अलग से पढ़ाई जाती है, हम इसके अंदर ही पढ़ ले रहे हैं क्योंकि हम पूरा प्रोसेस की बात करते हैं, यहीं पे इसको देख लेते हैं। ठीक। अब हम बात करते हैं फ्लोट फॉर आइसोबारिक प्रोसेस। अगर आप बात करें फ्लोट की तो एक्सप्रेशन क्या होता है? Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन। मेरी बात को समझेंगे बच्चों सही ढंग से। अगर आप बात करेंगे वर्क डन की तो वर्क डन कितना आता है? वर्क डन आता है आपके पास में P आइसोबारिक प्रोसेस का वर्क डन बोल भाई कितना आता है? P डेल्टा V। P डेल्टा V तो P V2 माइनस V1 ऐसा आता है वर्क डन। सही। वर्क डन आता है इंटीग्रेशन ऑफ P dV। P बाहर आ जाएगा तो P V2 माइनस V1। ये हमने स्टार्टिंग में बात की थी। अब अगर ये आया तो इसको लिख दे एक्सप्रेशन में Q इज इक्वल टू डेल्टा U क्या होगा? N CV डेल्टा T प्लस ये कितना बन गया? P V2 माइनस V1। क्लियर? अब हमें पता है कि यार अगर हम इस एक्सप्रेशन को, एक तो ये जनरल ये एक्सप्रेशन यूज हो गया ना ये, पर इसको अगर आप कन्वर्ट करना चाहें, मुझे पता है सर मैं देखता हूं तो मोलार हीट कैपेसिटी यहां पे कैसी आ रही है। जैसे आइसोकोरिक प्रोसेस में मोलार हीट कैपेसिटी CV के बराबर है, तो यहां पे किसके बराबर आएगी? तो थोड़ा चेक करना पड़ेगा। तो क्या चेक करेंगे? उसको लिखने के लिए पूरा जो Q का फंक्शन होना चाहिए वो होना चाहिए NC डेल्टा T, तभी मोलार हीट कैपेसिटी मिलेगा ना। Q होता है NC डेल्टा T, तो यहां पे C किसके बराबर है वो देखना है हमें। मुझे पता है कि Q होता है आपके पास में NC डेल्टा T, तो यहां पे C कितना आएगा आइसोबारिक प्रोसेस के लिए मैं देखना चाहता हूं। क्लियर? अब इसको देखने के लिए क्या करें हम? मैंने बोला है मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे ये डेल्टा T की टर्म में चाहिए। तो अगर आप देखेंगे तो P डेल्टा PV इज इक्वल टू nRT होता है। ऐसा होता है ना बच्चों, देखो PV इज इक्वल टू nRT, प्रेशर कांस्टेंट। अगर आप डिफरेंशिएट कर दे बन जाएगा P dV इज इक्वल टू nR dt। तो आप P dV क्या लिख सकते हैं? nR dt लिख सकते हैं। तो यहां पे लिख देता हूं Q इज इक्वल टू NCV डेल्टा T प्लस nR डेल्टा T, ऐसे लिखा जा सकता है। तो यहां पे क्या बन गया? Q इज इक्वल टू N CV प्लस R डेल्टा T, CV प्लस R डेल्टा T। इसका मतलब क्या है? जो इस वाले केस में जो मोलार हीट कैपेसिटी आएगी, मोलार हीट कैपेसिटी वो किसके बराबर है? CV प्लस R के। और CV प्लस R क्या होता है आपके पास में? CP। तो पहले ये रिजल्ट आया था, हमने बोला स्टैंडर्ड नाम दे दो, तो लोगों ने बोल दिया CP। CP मतलब मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और वही तो है प्रोसेस कैसा था? आइसोबारिक। तो मतलब कभी आपको बोले आइसोबारिक प्रोसेस, आप डायरेक्टली भी ये कर सकते हैं Q इज इक्वल टू NCP डेल्टा T। समझ में आ गई ये बात? तो इसको नाम यहां पे पहले ये रिजल्ट आया, अब लोगों ने बोला इसलिए होता है CP इज इक्वल टू CV प्लस R बोलते। कहां से आया था? यहां से आया था। तो डेरिवेशन है ना CP माइनस CV इज इक्वल टू कहां से आता है? यहां से आता है, फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। तो आपको समझ में आ रहा है यहां पे जो मोलार हीट कैपेसिटी है वो CV प्लस R आई। CV प्लस R को स्टैंडर्ड नाम दे दिया क्या? CP, क्योंकि ये एक बड़ा टर्म है, इसकी बार बार यूज होगा तो उसका CP नाम दे दिया। और लोग समझ में आ गया मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्लस R। समझ में आ गई बात? तो बच्चों यहां पे जो CP का नाम होता है, CP क्या हो गया? मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो अगर कभी कोई आदमी इसको ऐसे ना लिखने की बजाय ऐसे लिख दे Q इज इक्वल टू NCP डेल्टा T, तो आप बुरा थोड़ी मानेंगे। पर आप बोलेंगे सर ये Q इज इक्वल टू NCP डेल्टा T सिर्फ कब वैलिड है? कब वैलिड है? फॉर आइसोबारिक प्रोसेस ओनली। किसके लिए? फॉर ओनली आइसोबारिक प्रोसेस। और अगर मैं बोलूं डेल्टा U इज इक्वल टू NCP डेल्टा T कब वैलिड है? ये हमेशा वैलिड है। Q इज इक्वल टू NCP डेल्टा T कब वैलिड है? फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। तब चाहे डायरेक्टली यहां से हीट निकाल सकते हैं, फ्लोट मतलब डायरेक्टली भी आप कर सकते थे। तो आपको दिखाना चाह रहा हूं कि भाई साहब की CP CV कहां से आया, क्या मतलब है, क्यों, ये सब देखते हैं।
क्लियर। सवाल तो जो आपने पहले पढ़ा था उससे हो ही रहे थे, सवाल तो हमने कर लिए थर्मोडायनेमिक्स के, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स के, पर आप वो चीजें मैं विजुअलाइज कराने के लिए मैं दिखा रहा हूँ। क्लियर। स्लोप वाली टर्म इंपॉर्टेंट है, बच्चों को ढंग से देख लीजिएगा। एक बार रुकिए, आप थोड़ा सा स्क्रीन पोज करके खुद से करके देखिए आपको क्या करना है, फिर आप बात को समझेंगे तो ज्यादा बढ़िया फ्रूट मिलेगा उसका। बच्चों ने आइसोकोरिक के लिए देख लिया, आइसोबारिक के लिए देख लिया। आइए अब हम बात करते हैं फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस कर पाएंगे आप? थोड़ा ये बर्फ में करके देखिए आप, जितना भी डाटा आपने वहां पे देखा था वो सारा आप यहाँ पे थोड़ा निकाल के देखिए क्या आ रहा है। ये प्योर थ्योरी पार्ट है ना, ये थ्योरी पार्ट अगर आपको क्लियर रहेगा तो कभी सवाल कुछ घुमा फिरा के आएगा तो आप फंसेंगे नहीं उसके अंदर। हाँ भाई, क्या होता है आइसोथर्मल में? टेम्परेचर क्या रहता है आपके पास में? कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर क्या रहता है बच्चों आपके पास में? कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो आप क्या बोलेंगे इक्वेशन में? PV इज इक्वल टू nRT। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब ये कांस्टेंट हो गया, n कांस्टेंट हो गया, R कांस्टेंट हो गया, तो आप क्या बोलेंगे? PV क्या होगा आपके पास? कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे बोल रहे P1V1 इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? P2V2। कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर, ठीक है। अब एक मेरी बात सुनिए, कोई प्रोसेस आइसोथर्मल है मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, टेम्परेचर कांस्टेंट कैसे रखा जाएगा? मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि एक कोई कंटेनर है, उसमें कुछ प्रोसेस हो रहा है, उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, आप क्या बोलेंगे? सर हीट फटाफट बाहर फ्लो होती रहे। अगर हीट बाहर फ्लो होती रहेगी तो टेम्परेचर दोनों का मैच कर जाएगा। ऐसे ही करेंगे भाई, हीट क्या होती रहे आपके पास में? फटाफट बाहर फ्लो होती रहे। और अगर हीट आपके पास में फटाफट बाहर फ्लो होती रहेगी तो टेम्परेचर क्या रह जाएगा? कांस्टेंट रह जाएगा। ये सिनेरियो होता है आपके पास। तो हम क्या बोलेंगे अगर ऐसा सिनेरियो है? तो हम क्या बोलेंगे? इफ वॉल्स आर perfectly conducting, if walls are perfectly conducting, then temperature of gas will remain constant, will remain constant। या फिर क्या हो, प्रोसेस बहुत स्लो हो, बहुत स्लो हो आपके पास में। स्लो होने का मतलब क्या है कि धीरे धीरे हो रहा है तो प्रॉपर टाइम मिल रहा है हीट को फ्लो होने में, प्रॉपर टाइम मिल रहा है हीट को फ्लो होने में, तो टेम्परेचर क्या रहेगा आपके पास में? कांस्टेंट रहेगा। समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए आप बहुत ही धीरे धीरे प्रोसेस को कर रहे हैं, धीरे धीरे प्रोसेस को कर रहे हैं तो हीट फ्लो होने में प्रॉपर टाइम मिल रहा है, तो जब तक हीट फ्लो होता रहे, जब तक टेम्परेचर सेम ना हो जाए। दो बॉडीज है, एक का टेम्परेचर हाई है, एक का लो है, तो दोनों के बीच में हीट फ्लो हो रहा है, तो कब तक होता है? जब दोनों टेम्परेचर सेम ना हो जाए। तो अगर आपके पास बोले इफ प्रोसेस इज स्लो, अगर कहीं बोल दे इफ प्रोसेस इज वेरी स्लो, इफ process is very slow and walls are conducting, कभी ऐसा कुछ बोल देना बच्चों आपको, इसका मतलब क्या होगा? ये प्रोसेस कैसा होगा? आइसोथर्मल होगा। कई बार इसमें डायरेक्टली नहीं बोलता प्रोसेस मतलब वॉल्स कंडक्टिंग है और प्रोसेस आराम से हो रहा है, मतलब हीट फ्लो ने प्रॉपर टाइम मिल रहा है। कब तक हीट फ्लो होगा? जब तक टेम्परेचर सेम ना हो जाए, तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। क्लियर? समझ में आ गई बात? ठीक है। अब अगर बच्चों आप पीवी कर्व बना के देखें, पीवी कर्व, यहाँ पे ऐसे P और यहाँ पे ऐसे V, कैसा कर्व बनेगा मुझे बता सकते हैं? पीवी कर्व, पीवी कर्व कैसा बनेगा? पीवी कांस्टेंट है, पीवी कांस्टेंट मतलब y एक्स कांस्टेंट है, और y एक्स कांस्टेंट कैसा कर्व बनता है? हाइपरबोला बनेगा। तो आप क्या बोलेंगे सर? यहाँ पे ये जो कर्व बनेगा दिस इज हाइपरबोला। कौन बोला? हाइपरबोला। ठीक है। अगर हम बात करूं स्लोप ऑफ पीवी कर्व, अगर हम बात करें स्लोप ऑफ पीवी कर्व, बहुत शानदार चीज है ये, बहुत बार पूछ जाएगी। स्लोप ऑफ पीवी कर्व क्या बोलेंगे? दैट इज डीपी बाई डीवी। कैसे निकाले डीपी बाई डीवी? देखिए कैसे निकाले, हर एक पॉइंट पे डिफरेंट है स्लोप। यहाँ पे अलग स्लोप है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है। हमें समझ में आ गया हर पॉइंट पे स्लोप डिफरेंट है, हर पॉइंट पर स्लोप क्या है आपके पास में? डिफरेंट है। तो उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो मैंने बोला पीवी क्या है आपके पास में? कांस्टेंट है। पीवी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट कर लेते हैं,
इसको डिफरेंशिएट करते हुए डीपी बाई डीवी आएगा। देखना कितनी खूबसूरती से निकालेगा, जो जरूरी है कि दिस इज अल्ट्रा इंपॉर्टेंट। अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो बोलेंगे सर दो वेरिएबल है, तो पहले एक को डिफरेंशिएट किया, एक को छोड़ दिया, फिर क्या किया दूसरे को डिफरेंशिएट किया, फिर एक को छोड़ दिया, इज इक्वल टू 0। तो यहां से अगर आप देखेंगे डीपी बाई डीवी, यहां से अगर आप देखेंगे डीपी बाई डीवी तो कितना आया माइनस पी बाई वी। डीपी बाई डीवी कितना है माइनस पी बाई वी। जो स्लोप आपके यहां से पीवी कर पाए, जिसे अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डी बाई डीवी कितना आता है माइनस पी बाई वी। कौन से किसके अंदर आपके पास में आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर। क्लियर, आप इसको याद रखेंगे। दिस होल प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट। इससे बहुत बार डायरेक्टली सवाल आ जाता है। अब हम बात करते हैं फ्लोट की। अगर आप फ्लोट लगाएंगे तो आप बोलेंगे सर Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन। अच्छा डेल्टा यू कितना आएगा आपके पास, डेल्टा यू होता है NCV डेल्टा टी, तो ये तो 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर क्या है आपके पास कांस्टेंट। अरे समझ में आ रहा है। और वर्क डन का एक्सप्रेशन क्या आएगा आपके पास, वर्क डन आता है nRT ln V2/V1 आता है बच्चों ऐसा। तो आप बोलेंगे Q किसके बराबर आ गया, डायरेक्टली वर्क डन के बराबर आ गया। और अगर Q डायरेक्टली वर्क डन बराबर आ गया तो हम क्या बोलेंगे, जो भी आप हीट सप्लाई कर रहे हैं वो सारी हीट किस में चली जा रही है आपके पास, जो भी आप हीट सप्लाई करेंगे वो सारी हीट किस में चली जा रही है आपके पास, दैट इज वर्क डन के अंदर। यहां पे क्या है, हीट सप्लाई, हीट इज यूज्ड इन वर्क डन ओनली। यहां पे इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी, इंटरनल एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी। इंटरनल एनर्जी विल नॉट चेंज, यू विल नॉट चेंज। तो कई बार डायरेक्टली सवाल ऐसे आ सकता है वैसा कि इनमें से कौन से प्रोसेस के अंदर इंटरनल एनर्जी बदलेगी नहीं, या फिर ऐसा आ सकता है इनमें से कौन से प्रोसेस में जब भी आप हीट देंगे सारी हीट वर्क डन में चली जाएगी। तो आपको समझ में आएगा, अच्छा आइसोथर्मल में होता है ऐसा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है। अब आप देखिए कभी भी आप इसको ऐसे लिख नहीं सकते। अगर आप देखेंगे यहाँ मोलार हीट कैपेसिटी कितना है बता सकते हैं, मोलार हीट कैपेसिटी, मोलार हीट कैपेसिटी। यहाँ पे मोलार हीट कैपेसिटी इनफिनिट हो जाएगा, मोलार हीट कैपेसिटी यहाँ पे इनफिनिट हो जाएगी। इसलिए मोलार हीट कैपेसिटी, क्यों, मोलार हीट कैपेसिटी फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस कितना है आपके, दैट इज इनफिनिटी। क्यों आएगा इनफिनिटी, आप मुझे बता सकते हैं सोच के ये बात। क्यू होता है NCV डेल्टा थीटा, तो आपको पता है डेल्टा थीटा 0 है, टेम्परेचर में चेंज ही नहीं हो रहा, पर क्यू कुछ एक वैल्यू है, क्यू एक वैल्यू है, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफिनिट। समझ में आ रहा है ना, ऐसा होगा देख, क्यू इज इक्वल टू NC डेल्टा थीटा। ये वाली वैल्यू 0 है और ये वाली वैल्यू नॉन 0 है, तो सी को क्या होना पड़ेगा, इनफिनिट होना पड़ेगा। क्लियर है बात। तो यहाँ पे तो स्लोप क्या आया था आपके पास में, स्लोप दैट इज स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व इज माइनस पी बाई वी। अब हर एक पॉइंट पे डिफरेंट आएगा स्लोप। यहाँ पे स्लोप निकालना है तो यहाँ का प्रेशर बताओ, वॉल्यूम बताओ, यहाँ पे स्लोप निकालना है, यहाँ का प्रेशर बताओ, यहाँ का वॉल्यूम बताओ। क्लियर है मेरी बात। और मोलार हीट कैपेसिटी क्या आ गई, इनफिनिट आ गई। और जो हीट आप देते हैं वो सब की सब किस में चली जाती है, वर्क के अंदर चली जाती है। समझ में आ गई बच्चों। अभी हम बात करते हैं एक और प्रोसेस की, दैट इज फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। इसमें बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर। पहली बात तो आपको डेफिनेशन बहुत ढंग से क्लियर होनी चाहिए कि भाई साहब एडियाबैटिक प्रोसेस होता क्या है। क्या होता है बच्चों एडियाबैटिक प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हीट का एक्सचेंज होता नहीं है, मतलब अंदर से सिस्टम से हीट सराउंडिंग में नहीं जा सकती, सराउंडिंग से हीट सिस्टम में नहीं आ सकती। तो आपको बोला जाएगा कि इंस्टीट्यूट चैम्बर बना के रखा है तो मतलब वो एडियाबैटिक है। क्लियर, क्या होता है एडियाबैटिक प्रोसेस में, एडियाबैटिक में जो क्यू होता है, क्यू फ्लो वो 0 आता है, हीट फ्लो कितना करती है, 0। हाँ भाई, तो हीट का फ्लो यहाँ पे होगा नहीं। अच्छा, इसके लिए एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, वो क्या है, PV रेज़ टू पावर गामा इज कांस्टेंट, PV रेज़ टू पावर गामा इज कांस्टेंट। कहीं बोले एडियाबैटिक प्रोसेस है मतलब ये इक्वेशन आपके जो है बैठ गई। जैसे बाकियों में रहता है टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसे PV टू द पावर गामा कांस्टेंट है। और ये गामा क्या होता है आपके पास में, गामा होता है CP/CV। गामा क्या होता है, CP/CV। अगर आप बात करेंगे मोनोटोमिक गैस के लिए इसकी वैल्यू कितनी थी, मोनो के लिए कितनी थी और डाया के लिए कितनी थी, बताइए बच्चों। मोनो के लिए थी 5/3 और गामा के लिए थी 7/5। दोनों में से कौन सी बड़ी वैल्यू है, 5/3 बड़ा है, 7/5 बड़ा होता है, 5/3 बड़ा है। तो गामा ऑफ मोनोटोमिक इज ग्रेटर देन गामा ऑफ डायाटोमिक। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। ये आपके पास में प्रोसेस आ गया इसका, PV टू द पावर गामा इज कांस्टेंट। तो आप ये लिख सकते हैं P1 V1 रेज़ टू पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 रेज़ टू पावर गामा। कभी बोलते भाई इनिशियली प्रेशर ये था, इनिशियली वॉल्यूम ये था, फाइनल प्रेशर ये हो गया, बताइए वॉल्यूम कितना, तो आप यूज कर सकते हैं।
पर जैसे आपके पास में एक इक्वेशन पीवी टू द पावर गामा कांस्टेंट है, कई बार क्या होता है पीवी की टर्म में ना होके इक्वेशन टीवी की फॉर्म में चाहिए होती है हमें। तो अगर टीवी की फॉर्म में चाहिए हो तो आप क्या लिखेंगे, टीवी की फॉर्म में चाहिए तो आप क्या करते हैं पी की हर जगह टी लिख देते हैं। अगर आप टीवी की फॉर्म में निकालना चाहते हैं तो मैं क्या दिखा रहा हूं, इन फॉर्म ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। कैसे लिखेंगे आप इस इक्वेशन को, तो पी की जगह आप लिख देंगे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है आपके पास, तो पी की जगह लिख देंगे टी बाई वी, पी की जगह टी बाई वी, तो क्या बचेगा टी वी टू द पावर गामा माइनस वन कॉन्स्टेंट, टी वी टू द पावर गामा माइनस वन कॉन्स्टेंट। समझ में आ गई मेरी बात। अगर यही मैं लिखना चाहूं इन फॉर्म ऑफ, ये आपने लिखा इन फॉर्म ऑफ टी एंड वी, अगर यही मैं लिखना चाहूं इन फॉर्म ऑफ पी एंड टी, तब आप कर पाएंगे क्या, पी एंड टी फॉर्म में लिख के दिखाएंगे मुझे। तो हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं चाहिए इसके अंदर, हमें v नहीं चाहिए, हमें v नहीं चाहिए, तो हम v को क्या लिख देते हैं, pv इज इक्वल टू nRT, तो आपने v को लिख दिया t बाई पी, तो क्या बन गया p t टू द पावर गामा डिवाइड बाई p टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ पे बन गया p टू द पावर 1 माइनस गामा t टू द पावर गामा कांस्टेंट। कई बार बच्चों ये सवाल आ जाता है आपके पास में कि एडियाबैटिक प्रोसेस है, इनिशियल प्रेशर ये है, फाइनल प्रेशर ये है, इनिशियल टेम्परेचर ये है, बताइए फाइनल टेम्परेचर कितना हो, तो आपको ये वाली इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी। और ये आपके पास में जेई भी पूछ लेता है, मतलब जेई लेवल का सवाल बन जाता है छोटी चीज को लेके। तो आप इस वाली बात से बहुत ही क्लियर रहिएगा कि किस तरीके से हम इक्वेशन को ड्राइव करके देख रहे हैं। तो एक बार आप खुद से इसको ड्राइव करके देख लीजिए। क्लियर, ये दोनों इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये तीन फॉर्म में हो गया आपके पास में, एक तो ये हो गया पीवी टू द पावर गामा कांस्टेंट, एक ये वाली फॉर्म होगी, एक ये वाली फॉर्म होगी, ब्लू से टिक कर देता हूं, एक ये फॉर्म, एक ये फॉर्म और एक ये फॉर्म। इसमें रट्टा मारने की जरूरत नहीं, आप खुद से इसको करके देख सकते हैं, तो आपको ये बात चमक जाएगी। क्लियर। अब अगर बच्चों आप पीवी का कर्व बनाएंगे, अगर आप पीवी कर्व यहां बनाते हैं, पीवी कर्व तो कैसा बनता है, वो कुछ ऐसा कर्व बनता है, ऐसा ऐसा करके ऐसा बनता है, मतलब जैसे आइसोथर्मल था वैसा सा ही दिखता है, पर यहां पे आपके पास में ये हाइपरबोला होता नहीं है। तो मैं क्या बोलूंगा, एडियाबैटिक प्रोसेस में पीवी कर्व आइसोथर्मल जैसा दिखता है, बट हाइपरबोला नहीं होता, ध्यान रखेंगे ये बात। और जो चीज कुछ दिखती है और जो नहीं होता उस पर सवाल बहुत पूछते हैं, इसलिए बहुत बार पूछता है कि हमने ये दो कर्व बनाए हैं, बताओ कौन सा एडियाबैटिक कौन सा आइसोथर्मल, तो कैसे चेक करेंगे, उसका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, वो अपने देखेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात। तो आपको कोई पीवी कर्व दिखे तो पीवी कर्व आइसोथर्मल जैसे दिखता है वैसा सी एडियाबैटिक का दिखता है, क्योंकि एग्जैक्टली हाइपरबोला में दिखता थोड़ी भाई हाइपरबोला है कि नहीं, पूछे हाइपरबोला है कि नहीं पता। तो हाइपरबोला बनाने के लिए भाई बहुत प्रिसिशन चाहिए, मतलब आप बहुत ही ढंग से बनाए, बहुत ही एक ही चीज मेजर करके बनाए, वो बहुत हेक्टिक टास्क है, तो कोई बना ही नहीं पाता उसको। बुक्स भी अब में भी आप देखें तो आपको देख के नहीं पहचान पाएंगे हाइपरबोला है कि नहीं। समझ में आया, क्योंकि उस लेवल का प्रिसिशन मतलब जो एक्यूरेसी रिक्वायर्ड है वैसी नहीं है किसी के पास में। समझ में आ गई मेरी बात। तो दोनों एक जैसे दिखते हैं, कर्व पर ये हाइपरबोला होता नहीं है। अब ये वाली टर्म भाई साहब अल्ट्रा इंपॉर्टेंट, क्या, स्लोप ऑफ पीवी कर्व, इसको क्या बोलेंगे, दैट इज डीपी बाई डी। स्लोप ऑफ पीवी कर्व इसको क्या बोलेंगे, डीपी बाई डी। बताओ इसमें कितना का स्लोप ऑफ पीवी कर्व, ये अपने आप में पूरा सवाल है कि आप स्लोप ऑफ पीवी कर्व निकाल के बताइए, किसके लिए, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। हम भी कैसे करेंगे स्लोप ऑफ पीवी कर्व। तो स्लोप ऑफ पीवी कर्व के लिए मुझे समझ में आ गया कि यार अगेन पीवी टू द पावर गामा कांस्टेंट है। अब कैसे करें, डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट कैसे करें, इसको डिफरेंशिएट किया डीपी, तो ये सेम का सेम रहेगा वी टू द पावर गामा। फिर इसको डिफरेंशिएट किया, पी को बख्श दिया, इसको डिफरेंशिएट किया, तो गामा बाहर आ गया और यहां बन गया वी टू द पावर गामा माइनस वन, और यहां बन गया डीवी इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब अगर आप मार्कआउट शुरू करेंगे तो वी टू द पावर गामा माइनस वन से पावर गामा कट गया, क्योंकि इसमें एक ही पावर का डिफरेंस है, ये काटने में लोग फंस जाते हैं। वी टू पावर गामा माइनस वन में से अगर आप इसको वी टू पावर गामा माइनस वन कॉमन ले लीजिए, तो यहां पे क्या बचेगा, वी बचेगा सिर्फ। वी टू पावर गामा माइनस वन कॉमन लेके उधर लेके चले जाइए। समझ में आ रहा है। तो ये क्या बन गया, ये बन गया डीपीवी प्लस ये क्या बन गया, गामा पी डीवी इज इक्वल टू 0। तो यहां से देखिए डीपी बाई डीवी कितना आ रहा है आपके पास, दैट इज गामा पी बाई वी। ये आ गया आपके पास। दिस इज अल्ट्रा इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या, दिस इज स्लोप ऑफ पीवी कर्व, स्लोप ऑफ पीवी कर्व किसमें, इन एडियाबैटिक प्रोसेस, इन
एडियाबैटिक प्रोसेस, स्लोप ऑफ पीवी कर्व इन एडियाबैटिक प्रोसेस। अगर आप बात करें आइसोथर्मल में, तो आइसोथर्मल में क्या था स्लोप? आइसोथर्मल में स्लोप था माइनस पी बाई वी। आइसोथर्मल में स्लोप क्या आया था बच्चों? माइनस पी बाई वी। यहाँ पे क्या है? माइनस गामा पी बाई वी। एक बार चेक करना, मुझे याद नहीं कहीं आइसोथर्मल में पी बाई वी तो नहीं लिख दिया था। आइसोथर्मल में आएगा माइनस पी बाई वी। एक बार चेक करिए नोट्स के अंदर ना, वो कहीं गलती से पी बाई वी नहीं लिख दिया, दैट इज माइनस पी बाई वी, और यहाँ पे आ रहा है माइनस गामा पी बाई वी। तो हमें समझ में आ गया क्या कि हम यहाँ से एक बात और अपनी भाषा में लिख सकते हैं क्या कि पीवी कर्व का स्लोप, पीवी कर्व का स्लोप एडियाबैटिक प्रोसेस में, एडियाबैटिक प्रोसेस में गामा टाइम्स ज्यादा आता है एज कंपेयर टू आइसोथर्मल। ये हम देसी भाषा में लिखिए। अगर आप वैसे लिखना चाहें तो लिख दीजिए, दैट इज डीपी बाई डीवी इज इक्वल टू गामा टाइम्स डीपी बाई डीवी। ये किसके अंदर आपके पास में? आइसोथर्मल में, और ये है आपके पास में एडियाबैटिक में। क्लियर? और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सवाल आते हैं भर भर के। ये जो इतना आर्टिकल हमने पढ़ा है ना, दिस होल आर्टिकल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है भाई साहब कि एक टॉपिक के अंदर पढ़े बीच में रह जाइए, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसमें चांद तारे सितारे जो बनाने वो सब बना लो, यहाँ पे 4 5 6 जितने बनाने जो बना ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है ये बात? अभी तो भाई साहब बोर्ड भर गया, अभी तो हमें फ्लोट भी लगाना था, इसके लिए फ्लोट अभी लगा नहीं पाए। पहले आप इसको छाप लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ इसको लेके। अभी हो गया, तो हम इस वाले पोर्शन में मिटा देते हैं ना, यहाँ पे इस वाले पोर्शन में मिटा रहा हूँ ना मैं। अभी तो कोई दिक्कत नहीं, आप स्क्रीन पीछे करके छाप सकते हैं। अच्छा, फिर अगर हम बात करें फ्लोट की, तो फ्लोट कैसे लिखेंगे हम? तो मैंने लगाया फ्लोट, तो अब क्या फ्लोट होता है क्या? दैट इज Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस वर्क डन। तो मुझे पता है Q केवल तो जीरो है। सर जी Q कैसे जीरो पे? नाम ही एडियाबैटिक है, Q तो जीरो हो गया। ठीक है जी, Q जीरो हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब वर्क डन किसके बराबर आएगा आपके पास? तो यहाँ पे लिखें जीरो इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस वर्क डन। तो वर्क डन आ गया, दैट इज डेल्टा U इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन। मतलब जो इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा दैट इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन के बराबर। अब इसमें सीवी सुवी को बात ही नहीं, बिकॉज Q जीरो है, क्या बात करेंगे यहाँ पे? अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, बिकॉज टेम्परेचर चेंज हो रहा है आपके पास में। तो अगर आप लिखें Q इज इक्वल टू NCV डेल्टा T, NCV डेल्टा T, तो Q की वैल्यू जीरो है, तो C की वैल्यू क्या होनी पड़ेगी? C की वैल्यू जीरो होती है किसके लिए? फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस हीट कैपेसिटी इज जीरो, हीट कैपेसिटी इज जीरो। समझ पहले से कोई सिग्निफिकेंस बनता नहीं है आपके पास में। क्लियर? ये सब बातें नहीं चर्चा करता है कुछ ज्यादा, पर आपको समझ में आ गया। वैसे Q इज इक्वल टू डेल्टा थीटा से ये वैसे इसकी कुछ टेम्परेचर चेंज तो हो रहा है, C की वैल्यू कितनी होता है? Q जीरो हो तो C की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। समझ में आ गया बच्चों? तो ये था आपके पास में एडियाबैटिक प्रोसेस। इसमें क्या क्या हमने देखा? सबसे पहले तो एडियाबैटिक प्रोसेस होता क्या है? दैट इज पीवी टू द पावर गामा कांस्टेंट। और एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर क्या होता है? हीट का फ्लो सिस्टम के साथ में होता नहीं है। फिर आपने देखा ये इक्वेशन थी, इससे टीवी की इक्वेशन बनाई, पीटी की इक्वेशन बनाई। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप बना के देखेंगे। फिर हमने कर्व बनाया, कर्व दिखता किसके जैसा है? यहाँ पे क्या सीखा? ये एडियाबैटिक का कर्व आइसोथर्मल के जैसा दिखता है, पर एग्जैक्टली वो हाइपरबोला होता नहीं है। फिर हमने देखा स्लोप, तो स्लोप आपको दिखा दैट इज एडियाबैटिक का स्लोप है माइनस गामा पी बाई वी, आइसोथर्मल का था माइनस पी बाई वी। तो एडियाबैटिक का जो स्लोप है दैट इज गामा टाइम्स आपके पास में ज्यादा आता है। फिर हमने देखा क्योंकि जीरो है, जो भी आप इंटरनल एनर्जी में चेंज करेंगे वो वर्क में यूज हो जाएगा। एक और बात इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, वो आप थोड़ी और सुन लीजिए। क्या होता है? एडियाबैटिक प्रोसेस मतलब हीट फ्लो नहीं होना चाहिए। जो सडन प्रोसेस हो, जैसे मान लीजिए कोई सडन हो गया, जैसे एक गाड़ी का टायर था वो फट गया एकदम सडन। अब टायर फट गया भाई साहब, तो सडन हुआ ना, सडन हुआ तो हीट फ्लो को टाइम मिला नहीं। सडन कोई प्रोसेस होता है तो हीट फ्लो में टाइम मिलता नहीं है। तो कभी बोले भाई साहब कोई प्रोसेस सडनली हो गया, तो अगर वो प्रोसेस सडनली हो गया दोस्त, मतलब उसके अंदर आपके पास में हीट फ्लो नहीं हुआ, मतलब वो एडियाबैटिक प्रोसेस है। क्लियर? तो कभी भी आपको बोल दे इफ एनी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस
सडन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस आर एडियाबैटिक। सडन हैपेंड, जो सडनली हैपन हो जाए, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस आर एडियाबैटिक। जो प्रोसेस सडन हो जाते हैं वो कैसे रहते हैं? एडियाबैटिक रहते हैं। क्यों? क्योंकि सडनली अगर हो गया तो उसको हीट फ्लो का टाइम नहीं मिला। इसका रीजन भी आप लिख सकते हैं अपनी भाषा के अंदर, क्योंकि अगर कोई प्रोसेस सडनली होगा तो हीट फ्लो को टाइम नहीं मिला। जैसे साइकिल का ट्यूब फट जाना, टायर फट जाना, ये सब प्रोसेस कैसे रहते हैं? एडियाबैटिक रहते हैं। तो कभी आप जैसे कोई प्रोसेस स्लो हो रहा है मतलब आइसोथर्मल, कोई फास्ट हो गया, सडनली हो गया, इट मींस दैट इज एडियाबैटिक। ये बात आप नोट कर लीजिएगा बच्चों। कई बार आपको सवाल में क्लियरली दिखाएगा नहीं कि भाई साहब एडियाबैटिक है कि नहीं, वो आपको इसे समझना पड़ेगा। अच्छा, सडन प्रोसेस हुआ, हीट फ्लो का टाइम नहीं मिला, मतलब एडियाबैटिक। क्लियर? ठीक है। अब इससे अगर हम पोलोट्रोपिक करें तो पोलोट्रोपिक भी करे देते हैं। देख कितना आसान है, इससे करने में मुझे कोई जोर नहीं आएगा। पोलोट्रोपिक, पोलोट्रोपिक कर, हम पोलोट्रोपिक कर रहे हैं तो इसमें हीट फ्लो पहले तू कर। ये पोलोट्रोपिक नहीं है ना, ये एडियाबैटिक है। इसमें से करेक्शन कर दूंगा फटाफट मिटा के, तू खुद से करेगा पोलोट्रोपिक प्रोसेस के लिए। और लास्ट में जो सीवी निकालेगा भाई साहब पोलोट्रोपिक प्रोसेस के, दैट इज शानदार, दैट इज शानदार। अगर तू सी निकाल देगा ना पोलोट्रोपिक प्रोसेस के लिए, मतलब तब मान जाएंगे हाँ भाई तुमने समझ लिया बातों को। क्योंकि इसका सी जीरो आ रहा है, पर पोलोट्रोपिक प्रोसेस का सी जीरो आता नहीं है। फटाफट करके बता मुझे क्या बनेगा, क्या क्या चीजें हैं। हाँ बच्चों मैं कर रहा हूँ, स्क्रीन को पॉज कर लीजिए, मैं कर रहा हूँ। देख पहली बात तो हीट फ्लो जीरो नहीं बोलेंगे, ठीक। यहाँ पे क्या रहेगा? पीबी टू द पावर गामा कांस्टेंट रहेगा, पीबी टू द पावर एम कांस्टेंट रहेगा। तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, ये पूरा पॉसिबिलिटी का। P1 V1 टू द पावर m इज इक्वल टू P2 V2 टू द पावर m। m के लिए कुछ भी हो सकती है। इन द फॉर्म ऑफ TV लिखेंगे तो TV रेज टू पावर m माइनस 1, और यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे गामा की जगह m आ जाएगा, यहाँ पे गामा की जगह m आ जाएगा। इतना सही है, ठीक। कर्व का कोई मतलब ही नहीं रहा, बिकॉज एम के लिए कुछ भी हो सकती है यार, एम के लिए कुछ भी हो सकती है। हर एक एम के लिए कर्व अलग अलग आएगा। अगर एम की वैल्यू आपके पास 1 हो जाएगी तो आइसोथर्मल प्रोसेस बन जाएगा, तो अलग कर्व आएगा। एम के लिए कुछ और हो जाएगी तो कोई और प्रोसेस बन जाएगा आपके पास में। तो कर्व बनाने का कोई मतलब नहीं है इसके लिए कर्व बनाने जैसा कुछ मतलब नहीं है। एम के लिए कुछ भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है, एम के लिए -1 भी हो सकती है। अगर एम के लिए -1 होगी तो पी बाई बी कॉन्स्टेंट हो गया। समझ में आ रही है आपको? कुछ भी प्रोसेस पॉसिबल है, तो वो उसकी हम बात नहीं कर रहे। अच्छा यहाँ पे अगर हम देखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा अब एक स्लोप की बात करते हैं। अगर आप बात करें dp बाई dv, तो dp बाई dv कितना है बताओ? -m, वहां पे था गामा p बाई v, तो मैं जो मैथमेटिक्स है वो सेम की सेम रहेगी, ऐसा बनेगा -m p बाई v। दिस इज स्लोप ऑफ पोलोट्रोपिक प्रोसेस, दिस इज स्लोप ऑफ पोलोट्रोपिक प्रोसेस। क्लियर? अगर आप फ्लोट की बात करेंगे तो यहाँ पे बहुत सही चीज बनेगी आपके पास में। अगर आप मोलार हीट कैपेसिटी निकालेंगे तो वो कितनी है, वो देखना खूबसूरत है। इसके अंदर कैसे देखेंगे? मैंने बोला कि एक्सप्रेशन लिखा Q इज इक्वल टू वर्क डेल्टा यू प्लस वर्क डन, ठीक। तो Q को Q लिख दिया, डेल्टा यू क्या लिख दिया, दैट इज NCV डेल्टा T। वर्क डन क्या लिखा, क्या आता था वर्क डन, दैट इज P2V2 माइनस P1V1 डिवाइड बाय 1 माइनस n। ये लिख दिया, फिर तो ये एक्सप्रेशन हो गया। मतलब ये हमें यूज करना है फ्लोट के लिए। पर मैं बोल रहा हूं मुझे मोलार हीट कैपेसिटी में इंटरेस्ट है। Q इज इक्वल टू NC डेल्टा थीटा की फॉर्म में लिखूं तो C कितना आएगा, ये उसमें मुझे इंटरेस्ट है। अगर मुझसे कोई पूछे बताओ मोलार हीट कैपेसिटी फॉर पोलोट्रोपिक प्रोसेस, तो मैं क्या बोलूंगा, मुझे इस वाले एक्सप्रेशन को इसकी फॉर्म में लिखो। अब इस वाले एक्सप्रेशन में दिक्कत क्या है, ये प्रेशर की फॉर्म में लिखा हुआ, टेम्परेचर की फॉर्म में लिखना है। तो मैंने लिखा NCV डेल्टा T, ये बन गया आपके पास इट इज NR डेल्टा T। अरे ये क्या 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 से गलत कर दिया आपको जी, मैं वैसे लिख दिया भाई, सही है तो लिखा, कैसे सही लिखा मैं नहीं चमक रहा भाई साहब। ये क्या है, दिस इज NRT2, P2V2 क्या लिखा जा सकता है, P2V2 इज इक्वल टू NRT2, और P1V1 क्या लिखा जा सकता है, दैट इज NRT1। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, दैट इज NRT2 माइनस T1। अरे चमक रहा है, अब हो गया। अब देखो सही रिजल्ट है, n ब्रैकेट में क्या है CV प्लस R डिवाइड बाय 1 माइनस m डेल्टा थीटा। मतलब अगर आप बात करेंगे C फॉर पोलोट्रोपिक,
C फॉर पोलिट्रोपिक, तो वो कितना आएगा CV प्लस R डिवाइड बाय 1 माइनस M। अब कभी मान लो सवाल ऐसा हो आपके पास में कि आपको मतलब पोलिट्रोपिक प्रोसेस गिवन है और आपसे बोला गया भाई टेम्परेचर यहाँ से यहाँ पे बड़ा, बताओ हीट कितना सप्लाई हो, तो डायरेक्टली आप ये एक्सप्रेशन लगा सकते हैं, दैट इज Q इज इक्वल टू NC ऑफ पोलिट्रोपिक मल्टीप्लाई डेल्टा थीटा। पोलिट्रोपिक को क्या लिख देते हैं, PT लिख देता हूँ पोलिट्रोपिक, और यहाँ पे डेल्टा थीटा। समझ में आ रही है मेरी बात? डायरेक्टली कर सकता है। तो अगर पोलिट्रोपिक का C पता है तो ये टर्म इंपॉर्टेंट है। पोलिट्रोपिक में जो हीट कैपेसिटी आती है आपके पास इट कितनी आती है, वो C इज इक्वल टू CV प्लस R डिवाइड बाय 1 माइनस गामा। इसको आप याद रखेंगे। अगर हीट कैपेसिटी पता है तो फायदा क्या है, डायरेक्टली आप एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, दैट इज Q इज इक्वल टू NC डेल्टा थीटा। पर हर एक प्रोसेस के लिए C अलग अलग आया। समझ में आ रही है मेरी बात? तो बच्चों ये पूरी बात होगी, मतलब हमने बेसिक मतलब अगर हर प्रोसेस के लिए जितने प्रोसेस होते हैं सबके लिए हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगा के देख लिया, पीवी कर्व का स्लोप देख लिया और मोलार हीट कैपेसिटी हमने सबके लिए निकाल लिया। बच्चों अभी जो अपने ने चीज पढ़ी है, ये पूरा जो लेक्चर हमने डिवोट किया है कि हर एक प्रोसेस के लिए फ्लोट लगा के देखा और आपने पीवी कर्व का स्लोप देखा, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और ये अगर आप 2-3 बार कर लेंगे, मान लीजिए आपको कभी भी लगे कि वीक हो रहा है चैप्टर, तो आप ना ये जितना आज पढ़ा है उसको वापस लगा के देखिए, खुद से पढ़िए उसको। तो आप एक चीज़ हमेशा आप याद रखिएगा, अभी मेरी बात आपको समझ में आएगी पता नहीं, या फिर बाद में कोई समझ में आएगी, कोई भी चीज़ आपको टफ लग रही है ना तो आप उसे बार बार पढ़िए। कोई भी चीज़ टफ लग रही है तो बार बार पढ़िए, आसान लगने लग जाएगी। ऐसा ही होता है, आप विश्वास रखिए। जैसे मान लीजिए एक पैराग्राफ हमें नहीं समझ आता, फिर पढ़ते हैं, फिर समझ फिर पढ़ते हैं, फिर पढ़ते हैं, और एट द एंड वो कितना ही टफ क्यों ना वो आसान लगने लग ही जाता है। तो अगर कोई भी चीज़ है आप उसे बार बार पढ़ेंगे, जितनी बार पढ़ेंगे, जितनी ज़्यादा बार पढ़ेंगे उतना ही वो आसान हो जाएगा आपके लिए। तो अगर आपको चीज़ टफ लग रही है तो बार बार पढ़िए। थर्मोडायनामिक्स का एक वर्ष से पहले देखा अजीब लग रहा है, ये क्या है, नोट्स नहीं चमक रहा, वापस पढ़िए, फिर भी नहीं चमक रहा, फिर थोड़ा ज़्यादा चमकेगा, फिर वापस पढ़िए। जितनी बार आप पढ़ेंगे चीज़ें उतनी ही ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। एक ही नोट्स आपको बार बार पढ़ने से हर एक बार नई चीज़ सिखा सकता है। समझ में आ गई? ठीक है, तो फटाफट आपको जितना हमने आज वाले लेक्चर में पढ़ा वो काफी सारी चीजें होगी, तो थोड़ा देख लेते हैं। डेल्टा यू का एक्सप्रेशन हमेशा क्या रहेगा, NCV डेल्टा टी। ठीक है, दिस इज ऑलवेज वैलिड, कभी गलत नहीं होगा, ऑलवेज वैलिड। ठीक, अगर आप Q की बात करेंगे तो Q का एक्सप्रेशन NCV डेल्टा टी भी हो सकता है, Q का एक्सप्रेशन NCP डेल्टा टी भी हो सकता है, Q का एक्सप्रेशन आपके पास में दैट इज NR दैट इज CV प्लस R डिवाइड बाय 1 माइनस गामा भी 1 माइनस M भी हो सकता है, 1R डिवाइड बाय 1 माइनस M डेल्टा थीटा भी हो सकता है। तो ये अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग हो। ये वाला कब आएगा, ओनली फॉर ये क्यू का एक्सप्रेशन है डेल्टा यू था, ये किसके लिए आएगा, ओनली फॉर आइसोकोरिक। कभी आइसोकोरिक प्रोसेस हो तब आप ये डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो कभी आपको आइसोबारिक प्रोसेस गिवन हो और आपको बोले कि टेम्परेचर का चेंज इतना हो रहा है, बताइए हीट फ्लो कितना होता है, या तो आप पहले वर्क के पास जाइए, डेल्टा यू के पास जाइए, वैसे सोल्व कीजिए। डायरेक्टली आप इससे भी कर सकते हैं, टेम्परेचर का डिफरेंस पता है, CV पता, तो काम हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखिए दिस इज वैलिड ओनली फॉर आइसोबारिक। तो कभी हीट पूछे डायरेक्टली हम यूज कर पाएंगे। देखो बच्चों, हमें बार बार वर्क वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है। अगर हम बेसिक जाए तब भी हम हो जाता, पर पहले फिर वर्क निकालना पड़ता, डेल्टा यू निकालना, अब वो सब नहीं है, एक ही बार में काम हो जाएगा। और ये वाला किसके लिए है, फॉर पोलिट्रोपिक प्रोसेस। अब लोग सोचते हैं सर अगर ये एडियाबैटिक होगा तो यहाँ पे गामा आ जाएगा। अरे गामा नहीं आएगा भाई, उसमें तो क्यू 0 होता है। समझ में आ रही मेरी बात? तो उसके लिए वो यूज करने की जरूरत ही नहीं है इसकी। अगर आप बात करेंगे dp by dv इज इक्वल टू माइनस पी बाई वी, dp by dv इज इक्वल टू माइनस पी बाई वी, ये किसके लिए था, और dp by dv इज इक्वल टू माइनस गामा पी बाई वी, ये किसके लिए था, और dp by dv इज इक्वल टू माइनस एम पी बाई वी, ये किसके लिए था। तो ये एक्सप्रेशन बच्चों किसके लिए था आपके पास में, दिस इज फॉर आइसोथर्मल, दिस इज फॉर एडियाबैटिक, और ये किसके लिए है, फॉर पीवी टू द पावर एम कांस्टेंट के लिए। ठीक, दिस इज फॉर पीवी टू द पावर एम कांस्टेंट। समझ में आ गई मेरी बात? या फिर आप इसको पोलिट्रोपिक बोल सकते हैं, लोग कंफ्यूजन रहेगा, फॉर पोलिट्रोपिक। हम नेक्स्ट लेक्चर की जब शुरुआत करेंगे तो इस स्लोप वाले सवालों को करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो आप जितना भी थ्योरी हमने पढ़ा है ढंग से कर लीजिए, और जो भी आपके पास में फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स तक के जितने भी सवाल हैं आपके मॉड्यूल में सब आप सोल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट लॉ तक का सारा होमवर्क आप लगा लीजिए,
स्लोप वाला छोड़ दीजिएगा, स्लोप हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे तो और बेटर क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।